नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके सामने न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आपको ये मालूम है कि हम अपने इस बुलेटिन में कुछ रिपोर्ट शामिल करते हैं, तो आज की जो रिपोर्ट होगी उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने लाल किले से खड़े होकर 1 लाख नौजवानों को सियासत में लाने की बात कही है। इस बात के क्या मायने हैं, क्या लाभ होंगे और इन सियासत में आने वाले 1 लाख बच्चों के सामने, 1 लाख नौजवान बच्चों के सामने क्या क्या परेशानियां होंगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राजनीति में केवल वही लोग आ सकते हैं जिनके पास पुश्तैनी पैसा है अथवा वो पुराने टाइम से राजनीति से जुड़े हुए हैं। क्योंकि राजनीति में आने का मतलब ये है कि वो अपने घर सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर आए। तो इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से खड़े होकर क्या क्या कहा इसकी पूरी स्पीच दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के दिन भर के समाचारों की। पीएम मोदी स्पीच। पीएम मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर दिया सबसे लंबा भाषण, तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। इंडिपेंडेंस डे, पीएम मोदी ने लगाई मुहर, रॉकेट की रफ्तार पर देश का रक्षा निर्यात 2017 से 12 गुना बढ़ा। इंडिपेंडेंस डे लाइव। कुछ लोग भारत का भला नहीं देख सकते, देश को इसे समझना होगा। पीएम मोदी बोले, हमारे सुधार किसी वाहवाही के लिए नहीं, हम राजनीतिक मजबूरी में फैसला नहीं लेते। 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को सियासत में लाएंगे, पीएम का ऐलान। वंशवाद को खत्म करने का प्रयास। 140 करोड़ भारतीय बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित, स्वतंत्रता दिवस पर बोले पीएम। लाल किले से पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का बताया विजन। पहली बार भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात हुई सभी महिला सैनिक, स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। ईरान से लेकर अमेरिका ने दी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अब ट्रेनों में नहीं मिलेंगी सफेद चादर और रूखे कंबल। कोलकाता डॉक्टर मर्डर, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भारी बवाल के बीच राज्यपाल ने किया दौरा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज परिसर में घुसे बदमाश, अस्पताल में तोड़फोड़ और आंदोलनकारी डॉक्टरों से की मारपीट। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़, पथराव, प्रदर्शनकारियों के भेष में घुसे उपद्रवी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शनकारियों से मिले राज्यपाल। कोलकाता पुलिस ने जारी की हिंसा के आरोपियों की तस्वीर, लोगों से जानकारी देने की अपील की। क्राइम सीन से नहीं हुई कोई छेड़छाड़, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हिंसा पर कोलकाता पुलिस की सफाई। अपडेट्स। गुजरात में अहमदाबाद मुंबई डबल डेकर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे ट्रेन से अलग हुए, कोई हताहत नहीं। असम में हड़कंप, उल्फा आई ने किया 24 थानों पर बम लगाने का दावा, पुलिस दे रही जगह जगह दबिश। बाबा साहेब अंबेडकर की संहिता को सांप्रदायिक बता रहे विपक्षी दलों का पीएम मोदी के संबोधन पर वार। सीएम सिंह ने मणिपुर को बताया 34 मान्यता प्राप्त जनजातियों का घर, कहा हम फिर से शांति ला सकते हैं। असम का भविष्य सुरक्षित नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम शर्मा ने मूल निवासियों के लिए जताई चिंता। राष्ट्रपति के भाषण में नेहरू का नाम न लिए जाने पर भड़की कांग्रेस, कहा प्रथम पीएम का नाम मिटाने की कोशिश। सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई को जांच सौंपने के बाद की दोषी को फांसी देने की मांग। आरएसएस प्रमुख भागवत बोले, बांग्लादेश में बेवजह हिंसा का शिकार हो रहे हिंदू, रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। कुछ ताकतें हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रही, संविधान को लेकर केंद्र पर खरगे का हमला।
रोडवेज रक्षाबंधन पर बहनें करेगी बसों में निःशुल्क यात्रा, आदेश जारी, ई बसों में भी मिलेगी सुविधा। यूपी उपचुनाव, खाली हाथ राजभर और अपना दल, निषाद पार्टी को 2, आरएलडी को 1 और 7 सीटों पर बीजेपी को। यूपी हाथरस के रहपुरा और बीजलपुर से जारी हुए 1100 जन्म प्रमाण पत्र, अब इन गांवों से भी सामने आया बड़ा गोलमाल। इंडिपेंडेंस डे 2024, सीएम योगी ने लखनऊ में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, सभी को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। यूपी बेसिक स्कूल, बच्चों को पीटना तो दूर अब आंखें भी तरे नहीं सकेंगे शिक्षक, छात्रों के लिए बनाया जाएगा फोरम। इजरायल पर हमला न करने को कहा तो ईरान पर भड़के हमास और हिजबुल्लाह। गजा, पिता गए थे बर्थ सर्टिफिकेट लाने, पीछे से इस्राएली हमले में मारे गए 4 दिन के जुड़वा बच्चे। सऊदी अरब के प्रिंस की जान को खतरा, एमबीएस ने जताई हत्या की आशंका, बताया कब होगी मारने की कोशिश। स्कड मिसाइलें, लड़ाकू जेट, तालिबान ने मनाया अफगानिस्तान की आजादी का जश्न, चीन के राजनयिक बने गवाह। पाकिस्तान में शर्मनाक कृत्य, बेल्जियम की महिला से 5 दिन तक दुष्कर्म, हाथ पांव बांध सड़क पर छोड़ा। थाईलैंड अदालत ने प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन को बर्खास्त किया, नैतिक उल्लंघन का दोषी ठहराया। फ्रांस में आपस में टकराए 2 फाइटर जेट, 2 पायलटों की मौत, राष्ट्रपति मैक्रों ने जताया दुख। ये थे आज के दिन भर के समाचार। अब हम बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर 1 लाख नौजवानों को सियासत में लाने की बात कही है। इस बात का क्या मायने हैं और इसके क्या लाभ और क्या परेशानियां उन नौजवानों के सामने आएंगी जो सियासत में आएंगे, इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए युवाओं को सियासत में लाने के अपने विजन का जिक्र किया। उन्होंने 1 लाख युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी देने की बात कही। यह एक क्रांतिकारी विचार है, जिसका उद्देश्य देश की राजनीति में युवा ऊर्जा का समावेश करना और राष्ट्र निर्माण के नए आयामों को छूना है। इस निर्णय का दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय राजनीति पर गहराई से पड़ेगा, जो न केवल राजनीतिक क्षेत्र को नया दृष्टिकोण देगा, बल्कि युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। प्रधानमंत्री का ये दृष्टिकोण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आज की युवा पीढ़ी अपने विचारों, नई सोच और ऊर्जा के साथ राजनीति में कदम रख सकती है, जो समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने में सक्षम होगी। राजनीति को अक्सर एक जटिल और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जहां पारंपरिक तरीकों और विचारधाराओं का बोलबाला होता है। ऐसे में नई सोच और दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। युवाओं का राजनीति में आना न केवल समाज को नई दिशा देगा, बल्कि वे समकालीन मुद्दों को बेहतर समझने और समाधान खोजने में भी सक्षम होंगे। इस निर्णय से युवाओं को कई लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। देश की महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं के निर्माण में युवा अपनी सहभागिता दर्ज कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त वे अपने समाज के स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनके समाधान के लिए नई नीतियां और योजनाएं बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से राजनीति में युवाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होगा और नीतिगत निर्णयों में विविधता और नवाचार आएंगे। साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र भी एक पेशे के रूप में स्थापित हो सकता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि जिन युवाओं को सियासत में आने का मौका मिलेगा, वे किन चुनौतियों का सामना करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि राजनीति को आमतौर पर दलदल के रूप में देखा जाता है, जहां आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दबाव लगातार बने रहते हैं। गरीब या सामान्य वर्ग का युवा इस राजनीति में कैसे आगे बढ़ पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। राजनीति में आने वाले ज्यादातर युवा शुरुआत में बिना किसी अनुभव के होंगे, जबकि इस क्षेत्र में अक्सर अनुभव, आर्थिक समर्थन और संबंधों की आवश्यकता होती है। ये स्थिति गरीब या सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। उन्हें अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी। गरीब वर्ग का युवा, जिसके पास आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, के लिए राजनीति में उठने की राह आसान नहीं है। सबसे पहले उन्हें अपने स्थानीय स्तर पर खुद को स्थापित करना होगा, जहां समाज की उम्मीदें, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अन्य दबाव लगातार उन्हें चुनौती देंगे। इस स्थिति में उन्हें न केवल अपने साथियों से मुकाबला करना होगा, बल्कि उन्हें अपने आदर्शों और सिद्धांतों के साथ भी खड़े रहना होगा, जो अक्सर कठिन होता है।
राजनीति में स्थापित होने के लिए उन्हें लगातार अपने विचारों को साबित करना होगा और इसके साथ ही उन्हें समाज के उन वर्गों से भी समर्थन हासिल करना होगा जिनके समर्थन के बिना राजनीति में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि युवा राजनीति में आने के बाद किस तरह से अपनी नैतिकता को बनाए रखेंगे। राजनीति का क्षेत्र अक्सर भ्रष्टाचार, धांधली और अन्य अनैतिक गतिविधियों से घिरा रहता है। इस स्थिति में एक गरीब या सामान्य पृष्ठभूमि से आए युवा के लिए अपनी नैतिकता बनाए रखना और राजनीति में सफल होना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्हें इस दलदल से खुद को दूर रखते हुए अपने आदर्शों के साथ खड़ा रहना होगा। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ने, उनके मुद्दों को समझने और उनके लिए ठोस नीतियां बनाने की भी चुनौती होगी। राजनीति में युवा अक्सर ऊर्जावान और जोशीले होते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना होगा कि राजनीति में सफलता पाने के लिए धैर्य, समझदारी और कूटनीतिक कौशल भी आवश्यक होते हैं। कई बार वे तुरंत परिणाम पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां सफलता धीरे धीरे मिलती है और हर कदम पर सीखने का अवसर होता है। इस मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक ऐसा मंच तैयार करने का इरादा जताया है जहां युवा अपनी क्षमताओं और नीतिगत दृष्टिकोण से देश का भविष्य संवार सकेंगे। हालांकि इसके लिए ये भी जरूरी होगा कि युवाओं को सही मार्गदर्शन, अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अपने विचारों और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर सकें। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए युवाओं को सियासत में लाने के अपने विजन का जिक्र किया। उन्होंने 1 लाख युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी देने की बात कही। यह एक क्रांतिकारी विचार है, जिसका उद्देश्य देश की राजनीति में युवा ऊर्जा का समावेश करना और राष्ट्र निर्माण के नए आयामों को छूना है। इस निर्णय का दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय राजनीति पर गहराई से पड़ेगा, जो न केवल राजनीतिक क्षेत्र को नया दृष्टिकोण देगा, बल्कि युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। प्रधानमंत्री का ये दृष्टिकोण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आज की युवा पीढ़ी अपने विचारों, नई सोच और ऊर्जा के साथ राजनीति में कदम रख सकती है, जो समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने में सक्षम होगी। राजनीति को अक्सर एक जटिल और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जहां पारंपरिक तरीकों और विचारधाराओं का बोलबाला होता है। ऐसे में नई सोच और दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। युवाओं का राजनीति में आना न केवल समाज को नई दिशा देगा, बल्कि वे समकालीन मुद्दों को बेहतर समझने और समाधान खोजने में भी सक्षम होंगे। इस निर्णय से युवाओं को कई लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। देश की महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं के निर्माण में युवा अपनी सहभागिता दर्ज कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त वे अपने समाज के स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनके समाधान के लिए नई नीतियां और योजनाएं बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से राजनीति में युवाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होगा और नीतिगत निर्णयों में विविधता और नवाचार आएंगे। साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र भी एक पेशे के रूप में स्थापित हो सकता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि जिन युवाओं को सियासत में आने का मौका मिलेगा, वे किन चुनौतियों का सामना करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि राजनीति को आमतौर पर दलदल के रूप में देखा जाता है, जहां आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दबाव लगातार बने रहते हैं। गरीब या सामान्य वर्ग का युवा इस राजनीति में कैसे आगे बढ़ पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। राजनीति में आने वाले ज्यादातर युवा शुरुआत में बिना किसी अनुभव के होंगे, जबकि इस क्षेत्र में अक्सर अनुभव, आर्थिक समर्थन और संबंधों की आवश्यकता होती है। ये स्थिति गरीब या सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। उन्हें अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी। गरीब वर्ग का युवा, जिसके पास आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, के लिए राजनीति में उठने की राह आसान नहीं है। सबसे पहले उन्हें अपने स्थानीय स्तर पर खुद को स्थापित करना होगा, जहां समाज की उम्मीदें, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अन्य दबाव लगातार उन्हें चुनौती देंगे। इस स्थिति में उन्हें न केवल अपने साथियों से मुकाबला करना होगा, बल्कि उन्हें अपने आदर्शों और सिद्धांतों के साथ भी खड़े रहना होगा, जो अक्सर कठिन होता है। राजनीति में स्थापित होने के लिए उन्हें लगातार अपने विचारों को साबित करना होगा और इसके साथ ही उन्हें समाज के उन वर्गों से भी समर्थन हासिल करना होगा, जिनके समर्थन के बिना राजनीति में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि युवा राजनीति में आने के बाद किस तरह से अपनी नैतिकता को बनाए रखेंगे। राजनीति का क्षेत्र अक्सर भ्रष्टाचार, धांधली और अन्य अनैतिक गतिविधियों से घिरा रहता है। इस स्थिति में एक गरीब या सामान्य पृष्ठभूमि से आए युवा के लिए अपनी नैतिकता बनाए रखना और राजनीति में सफल होना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्हें इस दलदल से खुद को दूर रखते हुए अपने आदर्शों के साथ खड़ा रहना होगा। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ने, उनके मुद्दों को समझने और उनके लिए ठोस नीतियां बनाने की भी चुनौती होगी।
राजनीति में युवा अक्सर ऊर्जावान और जोशीले होते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना होगा कि राजनीति में सफलता पाने के लिए धैर्य, समझदारी और कूटनीतिक कौशल भी आवश्यक होते हैं। कई बार वे तुरंत परिणाम पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां सफलता धीरे धीरे मिलती है और हर कदम पर सीखने का अवसर होता है। इस मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक ऐसा मंच तैयार करने का इरादा जताया है जहां युवा अपनी क्षमताओं और नीतिगत दृष्टिकोण से देश का भविष्य संवार सकेंगे। हालांकि इसके लिए ये भी जरूरी होगा कि युवाओं को सही मार्गदर्शन, अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अपने विचारों और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर सकें। अब हम अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच दिखाएंगे और आज्ञा चाहेंगे। कल रात्रि 8 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो स्पीच है लाल किले से वो देखिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मंत्री महोदय के संबोधन भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं
और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सबके साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047